दोस्तों, मैं अनीस अहमद खान मीडिया असरार वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल्स में आपसे मुखातिब हूँ। कार्यक्रम है देश का आईना। इसमें हम पेश करते हैं देश के विभिन्न समाचारों को, जो ताज़े समाचार होते हैं। समाचार भी ऐसे जो कि भोंपू मीडिया या जो बिका हुआ जर्नलिस्ट अखबार हैं उनमें नहीं आते। अखबार में तो जगह ही नहीं होती क्योंकि उसमें बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं और भोंपू मीडिया को फुर्सत नहीं है अभी तक टिल टुडे हाउ डू मोदी गाने के लिए कि हाउ डू मोदी। अगर हाउ डू मोदी से जो हटता है तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है। यानी पाकिस्तान का इतना ज्ञान दे दिया है लोगों को कि वो पाकिस्तानी ही इस हमारी पाकिस्तानी पत्रकार से बात हुई है जो देश में है, तो उसने कहा कि भाई मुझे इतना पता नहीं था पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो भारत में आके यहाँ के चैनल हमें बता देते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो हमने कहा यही है, हमें भी पता लगता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। ये चैनल ही बताते हैं कि कहाँ क्या जा रहा है, कैसे निकलना, यानी मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी जो कर भी नहीं रहे हैं वो ये चैनल बता देते हैं। अब इसी उनसे हटके हम लोग कुछ खबरें आपको दिया करेंगे जो कि देश के लिए, समाज के लिए कारआमद होगी। आपके सामने एक खबर पेश कर रहा हूं कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जिसको ईडी या प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, उसका कहर विपक्षियों पर, राजनीतिक विपक्षियों पर रोज टूट रहा है। यानी जो बीजेपी के अलावा कांग्रेसियों पर ज़बरदस्त तरीके से टूट रहा है। पिछले थर्सडे के से को उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी गई है। रॉबर्ट वाड्रा वो भी ताकि वो मनी लैंडिंग के मामले में उनसे पूछताछ कर सके। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में आप तो सब जानते हैं कि वो सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं और राहुल गांधी के बहनोई हैं। ये तो सब लोग जानते हैं उनके बारे में। ईटी ने जो दिल्ली हाई कोर्ट से, जो आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टर है ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने वाड्रा को गिरफ्तार करने के लिए जो दलील दी है रखी है, उसमें कहा गया है कि वाड्रा का मनी लॉन्ड्रिंग से सीधा संबंध है और वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि वाड्रा के वकील जो हैं उन्होंने आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि ईडी ने जब भी वाड्रा को बुलाती हैं, वाड्रा जाते हैं और जितनी देर ईडी उनसे पूछताछ करती हैं वो उनसे कोऑपरेट करते हैं। ईडी ने प्रश्न पूछे, उन्होंने उसका उत्तर दिया है। ऐसा नहीं किसी उत्तर का जवाब न दिया हो उन्होंने, पर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की दलील के साथ नकारा भी। जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं तो उनको दलील के साथ नकारा गया भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी और वाड्रा के वकील की दलीलें सुनने के बाद अगली बहस के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि 5 नवंबर को फैसला देंगे कि वाड्रा को गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए। ये एक गांधी फैमिली है, जो सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो बराबर सरकार के ऊपर हमले बोल रही हैं, उनकी जुबानबंदी के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। पिछले 2014 से लेके अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, शुरू हो गए हैं, आपके हरियाणा और महाराष्ट्र में डिक्लेयर हुए हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं कि इसमें विपक्ष उनका ऊपर कोई आरोप ना लगा सके, बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर और अमित शाह जी के ऊपर, और चुनाव हमारा निकल जाए। वाड्रा के ऊपर जो इल्ज़ाम है, लंदन के 12 वेस्टर्न स्क्वायर के स्थित एक कोई जगह है, उसको 17 करोड़ की संपत्ति खरीदने का उनके ऊपर इल्ज़ाम है ये। वहीं निचली अदालत ने वाड्रा को अग्रिम जमानत दे रखी है। जैसे ईडी ने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी है और विरोध करते हुए कहा है कि इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है जब उन्होंने जांच के लिए सहयोग किया हो। जबकि उन्होंने, वाड्रा के जो वकील कहते हैं कि उन्होंने जांच के लिए सहयोग हरदम किया है। सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी कोई अंदेशा नहीं है, उनका वकील कहता है, क्योंकि सारे के सारे जो कागजात हैं उस जो 12 वेस्टर्न स्क्वायर लंदन की ज़मीन के हैं, वो ये लोग सील करके अपने साथ ले गए हैं, तो उन कागजात से छेड़छाड़ भी मुमकिन नहीं है।
क्योंकि हमारे पास तो उनके संबंधित कोई कागज़ है ही नहीं, सारे कागज़ ईडी के पास है। उन्होंने दावा किया है कि ईडी बेमतलब में जांच के नाम पर उन्हें परेशान कर रही है। ईडी इनकम टैक्स और कांग्रेसी नेताओं में जो भी मोदी शाह के विरुद्ध होता है उसके पीछे पड़ जाती है, उसको गिरफ्तार करने के लिए वो हर चाल चलना शुरू कर देती है। ये पहला वाकया नहीं है जो इनके साथ हो रहा है वाड्रा के साथ। इसी हफ्ते एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार पर और उनके 80 साथियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस थोपा गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और एनसीपी वहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस का सहयोगी भी है। इन पर 2005 में से 2010 में के बीच में हुए राज्य सहकारी कोऑपरेटिव बैंक में 25,000 करोड़ के घोटाले की में ईडी ने उनको नोटिस भेजा है। 2005 के 2010 के बीच में जो घोटाला हुआ है उसका, जबकि 2015 से 2016 में गुजरात में जो ये महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी और तब से इस मामले में कोई इंक्वायरी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये इलेक्शन का टाइम आया तब इंक्वायरी शुरू हो गई। यानी 5-6 साल बाद, पूरे 5-6 साल बाद इस बात को आया है। जबकि 1 अगस्त 2019 को में मामला अदालत में भी गया था और फडणवीस जो सरकार है वहाँ की महाराष्ट्र की भाजपा सरकार है, उसने अदालत में कह दिया था कि सरकार इस केस को धारा 164 के तहत पहले ही बंद कर चुकी है, लिहाजा इस केस से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अचानक जैसे ही महाराष्ट्र का विधानसभा के चुनाव आए कि ईडी ने प्रक्रिया शुरू कर दी और विपक्ष के बौखलाने के लिए शरद पवार और उनके भतीजे अशोक पवार समेत 80 लोगों पर ईडी ने सम्मन जारी कर दिया। सम्मन भुगतने जा रहे हैं क्योंकि ये शरद पवार बहुत ही पावरफुल नेता हैं। ये वहाँ के 4 बार तो मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के और इसके साथ प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे, सारे पद इन्होंने भोगे हुए हैं। वहीं इसी हफ्ते दूसरी खबर आपको इस हफ्ते की बता रहा हूँ, मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, अभी पीछे तो बहुत कुछ है। इस हफ्ते में चुनाव आयुक्त तो अशोक लवासा का है, इसका दूसरा नाम अशोक लवासा को सब लोग जानते हैं। वो चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने 2019 में चुनाव में आचार संहिता भंग जो की थी 5 मामलों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट देने का विरोध किया था। बड़े अखबारों में आया था जो इन्होंने नरेंद्र मोदी ने तो राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि वाई नॉट वो इसलिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि वहाँ मुसलमान बहुत अधिक है, लिहाजा इसका संज्ञान नहीं लिया गया था कि वो माइनॉरिटी यानी धर्म को बीच में डालकर चुनाव की इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने देश के नौजवानों से ये कहा था कि वो पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दो, लिहाजा ये कहा गया था कि सेना को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो कि आचार संहिता के खिलाफ है। लेकिन चुनाव आयोग ने उनको क्लीन चिट देती थी, लेकिन उसमें एक जो चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, उन्होंने अपना रिजाइनमेंट जाहिर किया था। ये खबर जब बाहर आई, इंडियन एक्सप्रेस ने जब इसको छापा कि ऐसा कुछ हो गया है और उस पर एक चुनाव आयुक्त ने रिजाइनमेंट जाहिर किया था, तो ये खबर वायरल हो गई। इसके साथ ही मोदी जी उनसे नाराज़ हो गए क्योंकि आगे आने में उनका ही चांस है कि वो चुनाव आयुक्त बनेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते हैं अशोक लवासा जी, जो जबकि वो मोदी जी के बहुत करीब रहे हैं। वो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के बाद उनको यहाँ भेजा गया है। लेकिन जब दिल की बात आती है, ज़मीर की बात आती, तो उन्होंने किया, उन्होंने इस पर रोक लगाई, ये वायरल हो गई बात। तो उनके ऊपर जब जैसे ही चुनाव शुरू हुए, अभी विधानसभाओं के चलेंगे चुनाव, ये अभी हैं पर दिल्ली के हैं, बिहार के हैं, इस तरीके से चलते रहेंगे। तो अभी जो हाल में महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव होने वाले हैं उसकी डेट डिसाइड हुई है। उसी के साथ इनकम टैक्स ने उनकी पत्नी, उनकी बहन और उनके बेटे के नाम ये टैक्स के, इनकम टैक्स के नोटिस भेज दिए हैं। यानी ये उनका ज़ुबानबंदी की एक चाल चल दी गई है। यानी वो आचार संहिता जो उल्लंघन के मामले में बात हुई थी उसका बदला यहाँ ले रहे हैं। इसके साथ ही एक बहुत लंबी लिस्ट भी है जो पिछले ज़्यादा दिनों की नहीं है, कुछ महीनों की लिस्ट है। ज़्यादा दिनों की निकालेंगे अगर हम
2014 से, तो वो कुछ और बड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे कांग्रेसियों की बात ज़्यादा लेता हूँ, जिनके ऊपर खामोखा आचार इनकम टैक्स, ईडी और सीआईए की दबसें डाली गई हैं। उसमें चिदम्बरम का नाम सब आप आजकल अखबार में आप लोग पढ़ रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, और उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम साहब को तो जेल में डाला हुआ है। कीर्ति चिदम्बरम छूट के आए हैं। एक ऐसी औरत के बयान के ऊपर जिसके ऊपर अपनी बेटी के कत्ल का केस चल रहा है, उसके बयान के ऊपर कि उसने इनको रिश्वत दी है, ये सब मामला हो रहा है। ऐसी कई और मिसाल हैं, मिसाल दूंगा तो बुलेटिन काफ़ी लंबा हो जाएगा। कर्नाटका के दिग्गज कांग्रेसी डीके शिवकुमार का सब लोग जानते हैं, वो कांग्रेस के बहुत दिग्गज वहाँ के हैं, लीडर हैं। और जब वहाँ पे सरकार बनना थी, कांग्रेस और जेडीयू जनता दल की सरकार बनी वहाँ पे, तो उन्होंने ही उस सरकार को बनाने में पूरी मदद की थी। तो उनको भी जेल में डाल दिया गया उठा के ईडी की तरफ से, उनके मनी लॉन्ड्रिंग। एक बड़ा अच्छा बात है मनी लॉन्ड्रिंग, इस समझ में नहीं आता मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके भतीजे रातुल पुरी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला। रातुल पुरी को तो 7-8 दिन जेल में भी बंद रहना पड़ा है। कमलनाथ के ऊपर इसलिए हाथ नहीं डाल पा रहे हैं कि अभी तक कोई सबूत या कोई बात ऐसी हुई नहीं है कमलनाथ को भी अंदर कर दें, क्योंकि ऐसे चल रहा, धांधली चल रही है। वहीं सोनिया गांधी के जो राजनीतिक सलाहकार हैं अहमद पटेल, उनके बेटे फैसल पर जो पटेल के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर दिया गया है। आपने पढ़ा होगा अखिलेश यादव पर खनन घोटाले का मामला, मायावती पर ईडी की धमकियां, और ये सब चीज़ें हैं। और इस तरीके से काफ़ी लंबी फहरिस्त में तो ताज़ा बताया आपको कि जिसमें रिफ्रेश हो जाए कि ये चीज़ें आपने तो अखबारों में भी पढ़ी होंगी। ये चल रहा है देश में कि जो बात ना माने, जो बात नहीं, जो विपक्ष है, जो सही बात कहे, तो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसआईटी, जाने किस किस के केस लगा के उसको इतना परेशान कर दिया जाए, या तो वो चुप हो जाए या जेल में डाल दिया जाए कि कुछ बोल ना सके। ये कब तक चलेगा? ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबाओगे दबती जाएगी, लेकिन जब छोड़ोगे तो मुंह पे लगती है। इमरजेंसी में यही हुआ था, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसमें उन्होंने बुराई खत्म नहीं की थी, विपक्षियों को दबा दिया था, बिल्कुल दबा दिया था। लेकिन जैसे ही विपक्षी बाहर निकले तो इंदिरा गांधी का सुपड़ा साफ कर दिया गया था। इंदिरा गांधी हार गई थी, संजय गांधी हार गए थे उनके पुत्र, और पूरी कांग्रेस सरकार धड़ाम से नीचे गिर गई थी। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रख लें, सोच लें कि ये भारत की जनता है, सब जानती है। इसी के साथ हम आप लेते हैं आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे देश के आईना कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा।